हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि एसएससी एमटीएस में कुछ शिफ्ट कैंसिल हुई थी, इसकी वजह से एसएससी जीडी की डेट थोड़ा सा बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मार्च में आपका फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने भविष्य के में अच्छे पेपर के लिए। ठीक है, तो एसएससी जीडी के लिए हम कुछ मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड होंगे। कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको यहां पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 15 सेट्स का प्रैक्टिस कराने की हमने डिसाइड करा है, तो आपके एग्जाम से पहले हम आपको 15 ये टेस्ट तो करा ही देंगे। बाकी हो सकता है कि हम और आपको फिर एग्जाम में जैसा एग्जाम होगा एनालिसिस करा करके आपको वैसे क्वेश्चन कराएंगे। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एसएससी जीडी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल एकदम 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 ऐसे ही हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए और शुरू करते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समबाहु त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है तो आप पहले से समझिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें कहा गया है एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है, दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा सभी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये सभी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर ये इनकी भुजा है, ये इनकी भुजा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, भुजा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी भुजा है। तो देखो यहां पर ऐसा क्वेश्चन कहा गया है, एक की भुजा 28 है, यानी इसकी भुजा अगर 28 है, इसकी भुजा अगर 28 है तो इसकी भुजा हमें बतानी है। तो देखो क्या कहेंगे, √3/4 × 28 गुणा 28, क्योंकि दूसरा जो क्षेत्रफल है, दूसरा जो त्रिभुज है, उसका एरिया इसका 16 गुना है, इसका 16 गुना है, यानी इसमें हम गुणा कर देंगे 16 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे का हम कलर बदल देते हैं, ये √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। उसकी भुजा कितनी है, ए है। तो देखो ये √3/4, ये √3/4 से कट जाएगा, ए स्क्वायर हमें ए बताना है। देखो 28 दो बार गुणा हुआ है, तो ये पूरा 28 हो जाएगा, आ जाएगा, और इसमें से 4 एक बार आ जाएगा, यानी जो ए है वो 28 × 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन वही होगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा। 8 चौक 32 और 32 का 2 हाथ में 3, 8 के मार 3 11, 112, यानी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन सलूशन आपके सामने। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन का सलूशन भी आगे मैं कराऊंगा जो एक लाइन में ही आपका आंसर निकाल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर से आधारित है। मिक्सचर पर क्वेश्चन है, कहा मिक्सचर का 2/3 भाग क्या है, दूध है। मिक्सचर का 2/3 भाग दूध है, यानी कि मिल्क की बात किया जाए तो ये 2 भाग क्या होगा, मिल्क, और ये होगा टोटल। ये अगर टोटल मिक्सचर है, मिल्क अगर 2 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। ये टोटल पूरे टोटल के बराबर हो जाएगा, यानी 21 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर है वो 1 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 14। मिल्क का परसेंटेज बताना है, मिल्क का परसेंटेज बताना है। मिल्क का जो परसेंटेज वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मिल्क कितना है भाई, 14 है। मिल्क कितना है, 14। कितने में से भाई, 21 लीटर तो पहले से ही था, इसमें जब 5 लीटर और 4 लीटर इसमें और डालेंगे तो हमारा जो अब मिक्सचर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और परसेंट के लिए हम लोग 100, 25 चौको 100, 14 चौको 56%। 56% आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका बेहतरीन सोल्यूशन हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। एक पाइप की टंकी दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकती है। यदि दोनों पाइप एक साथ
टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा, ये आपका सवाल है। देखिए मान लिया जाए ये एक टंकी है, ये एक दूसरी टंकी है, जो पाइप देखो ऐसे समझ लो, ये पाइप 1 और ये पाइप 2, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो बना लूं तो अगर ये 1 है तो ये 3 गुना होगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो यहां से अगर टोटल एफिशिएंसी देखा जाए टंकी की तो क्या हो जाएगा 4। देखो एफिशिएंसी P1 की कितनी है 3, एफिशिएंसी P2 को कितनी है 4, दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी 4, और दोनों मिलकर कितने समय में 36 समय में। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इस टंकी की क्षमता हो जाएगी। जो टंकी की क्षमता है वो कितना हो जाएगी 36 गुणे 4। ठीक है दोस्तों, 36 गुणे 4। अब धीमा पाइप इसे कितने समय में भरेगा, तो धीमा पाइप क्योंकि इसकी क्षमता 1 है तो इसको जब 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 6 चौको 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, पूजा आरती से 2 गुना कुशल है। पूजा आरती से 2 गुना कुशल है। पूजा आरती से कहा गया 2 गुना कुशल है और कार्य पूरा करने के लिए आरती से 90 दिन कम लेती है। ये इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो जो इसका टाइम है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यानी कि पूजा की जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 1 और आरती के क्या हो जाएगा 2 गुना। क्यों, क्योंकि हमें जानते हैं कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, तो यहां से देखा जाए ये इनका समय हो जाएगा, समय का अनुपात 1:2, और कार्य पूरा करने के लिए आरती से 90 दिन कम लेता है। अगर 2 रेशियो आरती समय लेती है तो 1 रेशियो पूजा लेता है। तो यहां से अगर देखा जाए कितना कम ले रही है, यहां से 1 रेशियो बराबर किसके हैं 90 दिन के हैं। ठीक है ना, 1 रेशियो बराबर 90 दिन की है। तो पूछा वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से देखा जाए अगर टोटल वर्क यहां से देख लिया जाए, अगर पूरा कार्य की बात किया जाए, पूरा कार्य क्या हो जाएगा, पूरा कार्य क्षमता कितनी है 90। ठीक है ना, और यहां से समय कितना हो जाएगा 90 गुणे 2, 180। अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो दोनों कितना 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 दिन। 60 दिन आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जब भी होगा, जब से भी शुरू होगा, तो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। तो आप बने रहिए पूरी क्लास में हमारे साथ। ठीक है, ये हमारे मॉक का पहला टेस्ट है, पहला एनालिसिस है, या फिर कहें पहला टेस्ट है। 15 टेस्ट हम आपको 20-20 क्वेश्चन के कराएंगे, जिसमें बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति 8 रुपए में 10 केले की दर से केले खरीदता है और 10 रुपए में 8 केले की दर से केलों को बेचता है। 90 रुपए का लाभ लेने के लिए, 90 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए वह कितने केलों को बेचना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, सीधा एग्जाम में छपने वाला। तो ऐसे सवालों को दोस्तों क्या करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, यहां से परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि जब वो 8 रुपए में 10 केले खरीद रहा है और 10 रुपए में 8 केले बेच रहा है, क्या जितने केले खरीदे थे उतने उसने बेच दिए? नहीं। प्रॉफिट और लॉस की बात तभी कर पाएंगे जब हम जितने खरीदेंगे उतने ही पूरे बेच देंगे। तो देखो भाई, यहां पर मैं लिख लेता हूं रुपया और यहां पर लिखता हूं मैं वस्तु। ठीक है, तो देखो यहां से देखा जाए 8 रुपए में 10 केले उसने क्या किया, खरीदा, और 10 रुपए में 8 केले उसने बेच दिए। लेकिन क्या यहां पर केलों की संख्या इक्वल है? नहीं है। तो मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा। 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, तो मैं इसको 40 बनाऊंगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर क्योंकि रेशियो है तो यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो 8 चौक 32 रुपए में उसने 40 केले खरीदे। आप यही तो कहोगे, आप कहोगे सर, आप कहोगे
रुपए में 40 केले खरीदे। ठीक है, यहां पर आगे मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि अगर वो 32 रुपए में 40 केले खरीदता है, ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, और बेच कितना रहा है, आप कहोगे सर 50 रुपए में। ठीक है, तो 50 रुपए में अगर वो 40 केले बेच देता है, तो अब मुझे बताओ ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। यहां से केलों की संख्या हमने बराबर कर ली, तो यहां पर पैसा पैसा देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो रुपया है वो 32 रुपए से 50 रुपए का बिक्री हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 32 8 40 यानी 18 रुपए का। आप कहोगे 18 रुपए का 40 केले पर हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 9 रुपए का कितने पर वापस होगा, 20 पे, क्योंकि हमें 90 बताना है, तो 90 केले के लिए कितने 200 केले बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना भाई, 9 रुपए का प्रॉफिट अगर 20 केले पर हो रहा है तो 90 केले, उधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बेहतरीन सॉल्यूशन, बेहतरीन जवाब। देखो ये सवाल हमने आपको समझाने के लिए करा है कि अगर 10 केले खरीदेगा तो 10 केले वो बेचेगा तभी, तो जब 10 और 8 इक्वल नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के इक्वल करेंगे, क्योंकि रेशियो की बात हुई है, तो इधर जो होगा इधर ही करेंगे। तो 32 रुपए में खरीदेगा, 50 रुपए में बेचेगा, 18 रुपए का 40 किलो पर अगर होगा तो 90। ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सब मिटा दो, सब मिटा दो, यहीं से समझो, वरना आप कहोगे सर बहुत लंबा सोल्यूशन है। नहीं, 18 रुपए का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 40 केले पर। ठीक है ना, हमें कितना चाहिए, 90 रुपए का प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40 पंचे 200। 200 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड आंसर। चलो अगले सवाल पर आओ, जल्दी जल्दी करते हैं। एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत 50 केजी है और 8, देखो इस सवाल को जल्दी से करने के लिए जल्दी जल्दी करेंगे। 16 500, 16 पंचे 80 यानी कि 800। अगर 16 लड़कों का कुल वजन 800 है और 8 लड़कों का कुल वजन कितना, 8 पंचे 40 और बचेगा 4 8 32, 32 4 36, 360। दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 16 और 8 24। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं 8 3 11, 1160, 1160 डिवाइड बाई 24 कितनी बार में जाएगा, 24 चौको 96, 4 अच्छा 4 सब में 24 चौको 96 बचेगा 20, 240। ठीक है ना, 240। अब इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 धामा नहीं 24 चौको 96, 96 और ये 20, 200 हो जाएगा। इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 अट्ठे, ठीक है ना, 24 अट्ठे यानी कि 48 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, यहाँ पर 48.33, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48.33 इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसे सभी लड़कों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 48.33। आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 8/3, 2/6 और 4/7 का एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भिन्नों का एलसीएम होता है, जो भिन्न का एलसीएम होता है वो क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का HCF, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम बटे डिनोमिनेटर का HCF। तो यहां से देखा जाए इनका एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 2 4 12, 12 इनका एलसीएम हो जाएगा और नीचे HCF क्या हो जाएगा, 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये 12 बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके छपेंगे, एलसीएम और HCF के ऐसे। अगर मान लो HCF पूछ लेता, अगर आप कहो सर HCF क्या हो जाएगा, तो HCF होता है अंशों का HCF बटे एलसीएम। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा जो भी है, यानी कि HCF 3 2 4 का HCF अपॉन 6 8 6 और 7 का एलसीएम। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 9 का तीसरा आनुपातिक, देखो रेशियो और प्रोपोर्शन का बहुत ही लाजवाब सवाल है। कह रहा 3 9 का तृतीयानुपातिक कितना है, P है। तो आगे बताना है कि 6P 4
का फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो हम इसको भी बाद में लगाएंगे, पहले पी निकाल लेते हैं। जब भी तृतीयानुपाती की बात किया जाए तो बहुत ही अच्छे समझो, बीच वाले संख्या को रिपीट कर देते हैं, यानी 3 9 9 पी। इसको ऐसे लिखेंगे, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, यानी इसका 9 9 81, 81 बटे 3 बराबर ये पी का मान हो जाएगा। यानी पी का मान कितना हो गया 27। पी का मान 27 हो गया, तो यहां पर हम रख देंगे पी का मान 6, 27 और 4। इसका चतुर्थानुपाती अगर हम कह दें कि मान लो x है, तो 6x बराबर 27 गुणे 4। तो यहां से देखा जाए 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 9 27, 9 दूनी 18, यानी जो x का मान है वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो जो 6p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन है, चौथा अनुपाती क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल की अगर बात किया जाए तो देखो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत वर्ष कम हो जाता है 2 वर्ष। देखो जब भी किसी व्यक्ति को हटाया जाए और उसकी वजह से कुछ औसत में कमी आए, इसका मतलब जो व्यक्ति हटा रहा जा रहा है वो जितना सबका औसत है उससे कुछ ज्यादा होगा। तो देखो हमने मान लिया जो हटाया गया अगर वो 28 का ही होता, जो हटाया गया वो अगर 28 का ही होता तो हम कहते हैं 28 का होता, औसत में कोई परिवर्तन ना होता। लेकिन क्योंकि वो 28 से कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो कितने की कमी हो रही है, तो देखो कमी हो रही है 2 की, कमी हो रही है 2 की, ठीक है। कमी कितने की हो रही है 2 की। अच्छा देखो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, जब वो एक निकाल दिया गया तो बचा कितना 8, ठीक है ना। तो कितना 8 16 ज्यादा आएगा, यानी जो निकला व्यक्ति उसका जो उम्र है 28 और 28 से 8 1 4 8 2 सॉरी 4, यहां पर तो 4 लोग बच रहे हैं ना, तो 8 हो जाएगा। तो 28 8 कितना हो जाएगा 36 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। अगर औसत में कमी आ रही है, इसका मतलब निकलने वाला व्यक्ति सबके औसत से ज्यादा होगा। कितना औसत ज्यादा होगा 2 की कमी हो रही है, अब बचेंगे कितने लोग 4 लोग, तो जो को 8 की वृद्धि उसमें रही होगी, यानी 36 साल का, ठीक है। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, एक घनाभ का आयतन 440 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल। देखो आधार का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, जबकि आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ये आपका आयतन होता है और ये होता है आधार का क्षेत्रफल। तो देखो हमें पूछा गया तब घनाभ की ऊंचाई क्या है, यानी h नहीं पता है। L इंटू बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 88, यानी हम लिख देंगे 88 इंटू एच बराबर आयतन कितना दिया है 440। काट दो इसको, देखो 44 से कटेगा 10 बार में और ये जाएगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी h बराबर ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब, ठीक है। ये ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको बहुत ही आसानी से कर देना है, आपको पूरे 20 के 20 आंसर लाना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि 4 अंकों की संख्या 463y 7 से डिवाइड है तो y का मान बताना है। देखो अगर 7 से डिवाइड है तो इसको पूरा डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 6 बार में। देखो यहां आ जाएगा 42, बचेगा 4 और ये 4 और 3, इसको फिर से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा, इतने का बचेगा 1 और 8 और y, तो y का मान ऐसा क्या होना चाहिए कि ये पूरा 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैं ये कह दूं y बराबर 4 रखने पर ये कितना हो जाएगा 14, 14 डिवाइड बाई इतना, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा y का 4 मान होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आओ। 8 वर्षों के लिए किसी निश्चित वर्ष राशि पर साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट की बात कहा है, राशि का मतलब होता है P इक्वल टू 11/25।
अच्छा देखो SI जो P पर मिलता है वही SI होता है, और अगर परसेंट कहें तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा इंटू 100, ठीक है ना, यानी 2500 को 100 हो जाएगा 44। क्योंकि ये 8 वर्ष का है तो हमें 1 वर्ष का जो होगा वही रेट परसेंट होता है, वही रेट परसेंट होता है। तो 1 वर्ष का हो जाएगा 44/8, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 बचेगा 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 5.5%। 5.5% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका जो रेट है वो कितना हो जाएगी 5.5%। अगले सवाल पर आ जाइए। एक फल विक्रेता ने 10% और 20% की दो लगातार छूट दी, खरीदार को दी गई शुद्ध छूट का पता लगाइए। ठीक है, शुद्ध छूट, शुद्ध छूट का मतलब कह सकते हैं, शुद्ध छूट का मतलब क्या होता है, शुद्ध छूट का मतलब होता है एकल छूट। एकल छूट, एकल छूट का मतलब है इक्वल डिस्काउंट, इक्वल डिस्काउंट। देखो बेटा, जब भी आपको इक्वल डिस्काउंट के बारे में कहा जाए तो आप जो रेट डिस्काउंट परसेंट में है उनकी बात कर लेना। तो देखो 10% है और 20% है। वैसे तो इसको रेशियो मेथड से लगाया जा सकता है, लेकिन आप जैसे ही इसमें देखेंगे कि एक डिस्काउंट परसेंट 10 है तो यहां पर डिजिटल सम निकाल लीजिएगा। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखोगे 3 और 0 3, ये आंसर नहीं हो जाएगा। 3 2 5, ये आंसर नहीं हो पाएगा। 5 2 7, ये आंसर नहीं होगा। ये 8 2 10, 10 और 1 और जोड़ेंगे तो आएगा 1, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सम। वैसे आप इसको लगाएंगे तो क्या होता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक है ना। a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से लगाएंगे तो आपका इक्वल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, चाहे जितने डिस्काउंट है, अगर एक भी वैल्यू 10% है, एक भी वैल्यू, बाकी सबसे नहीं मतलब कुछ भी हो, लेकिन एक मान अगर 10% है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 होगा। जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। इसी का डिजिटल सम 1 हो रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये बोर्ड मास से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास से आपको लगता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है और उसके बाद ऑफ। तो यहां पर का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देंगे। 36 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, 6 3 18, 18 में से 2 जाएगा। देखो भाई, इसका इसमें जब भाग करेंगे तो आएगा 6, 6 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 18, 18 में से 2 जाएगा तो बचेगा 16। आगे है प्लस, जब इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा 13, और 13 को जब 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 65। माइनस, यहां से अगर देखा जाए तो इसका इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 48 गुणे 7 डिवाइड बाई 6, 6 8 48, 8 7 56, यानी कि जो इसका मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो 56 प्लस का है और माइनस का ये कितना है, माइनस का है आपका 56। तो इसमें से अगर 6 करेंगे माइनस का 40, 60 65 माइनस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 65 और माइनस का 40, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 25। 25 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब। तो बोर्ड मास का भी सवाल आपके एग्जाम में खूब पूछ लिया जाता है। तो अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में अतुल ने 30% अंक प्राप्त किए। अतुल ने कितने प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया। वो फेल कितने से हो गया, आप कहोगे सर 10 अंकों से फेल हो गया। कुणाल 40% अंक प्राप्त करता है अगर वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त होता है। देखो ऐसे सवालों का स्ट्रक्चर समझिए क्या होता है। ये 10 अंकों से फेल हो रहा है, अगर इसको 10 अंक दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। ये पास होने से 30 अंक ज्यादा ला रहा है, अगर इससे 30 अंक छीन लिए जाए तो ये भी केवल पास रहेगा। ठीक है ना। तो आप स्ट्रक्चर को इसमें मत जाइए, अभी आप प्रैक्टिस करें, जल्दी कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है वो जानिए। जल्दी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो परसेंट मान है, ठीक है दोस्तों, ये जो परसेंट मान है 30% और 40%, इनका अंतर ले लेंगे। 40% माइनस 30%, ये बराबर किसके हो जाएगा, इन दो अंकों से फेल हो रहा है और जो ज्यादा अंक ला रहा है इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। 10 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10। तो 10% बराबर अगर 40 के है तो 1%, देखो पूरा लिख देते हैं, 10% बराबर अगर आपके 40 के हैं तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4। अब देखो दोस्तों बच्चों, ये फेल कितने अंकों से हो रहा है, 10 अंकों से। अगर मैं कहूं
कि 10 अंक का परसेंट में मान क्या होगा, तो आप कहोगे अगर 1% 4 अंक के बराबर है तो 10 अंक 2.5% के बराबर होगा। तो आप जान लीजिए अगर उसको 2.5% दे दिए जाए अंक तो वो पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो पास हो जाएगा। तो आप उसे 2.5 अंक दे दीजिए। उसने पहले कितने पाए थे, 30%। अब इसे 2.5% और दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5% इसका पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, पासिंग परसेंट 32.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक समचतुर्भुज एक विकर्ण, विकर्ण का मतलब है D1, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल, एरिया दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर लगा हुआ है। देखो जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, तो एरिया आपका 120 दिया हुआ है, बहुत सही। और 1/2 इंटू D1 कितना दिया है 10 D2। अगर देखा जाए ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो D2 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24। अब समझो जरा बहुत ही अच्छे से। अगर मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या चीज, समचतुर्भुज, चलिए अगर मैं कहूं समचतुर्भुज की बात, ये कुछ ऐसा समचतुर्भुज होता है। ठीक है, अब इस समचतुर्भुज की ये जो विकर्ण है एक दूसरे को ऐसे काटते हैं 90 डिग्री पर, और ये बराबर भागों में भी डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अगर मैं ऐसा आपको बोल दूं कि अगर इस समचतुर्भुज में एक है 10 तो ये कितनी हो जाएगी 5। अगर मैंने इसको 5 ले लिया, ये कितना निकाला 24, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये 12। तो ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये भुजा कितनी होगी, ट्रिपलेट से आप जानिए, ट्रिपलेट से ये 5:12:13 होगी, यानी ये कितनी हो जाएगी 13। तो आपको इस समचतुर्भुज की भुजा बतानी थी, वो कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप विकर्ण निकालोगे D2 का हाफ कर दोगे, कितने हो जाएगी 12, और एक भुजा आपकी 5 है, एक 12 है, तो तीसरी भुजा को 13 ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट का नियम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 24 वर्ष है। एक प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले इसमें ही क्वेश्चन आया था जिसमें औसत आयु में कमी होती थी। जब कमी होती थी तो क्या हो रहा था कि क्योंकि निकल रहा था तो जो जाएगा वो ज्यादा उम्र का जाएगा। यहां पर एक जुड़ रहा है और जुड़ने से क्या हो रहा है, औसत भी बढ़ रही। तो देखो 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो हम लिख लेते हैं कि अगर जो व्यक्ति बढ़ रहा है उसकी आयु भी 24 वर्ष होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर इसके बढ़ने से औसत भी बढ़ेगा, यानी ये कुछ ज्यादा उम्र का आएगा, है ना, तो कितने का उम्र आएगा, ये 2 वर्ष बढ़ रहा है, कितने में बढ़ जाएगा 13 लोगों में, कितना बढ़ेगा 2, यानी कि 24 प्लस 26 कितना हो जाएगा 50। यानी कि जो बढ़ेगा प्रशिक्षक की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 50 हो जाएगी। ठीक है ना, 50 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, यदि श्रेया 7 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी पूरी करती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि अगर समय कांस्टेंट है, इसमें समय कांस्टेंट होने की ही तो बात कर रहा है, सिर्फ वो अपनी दूरी को बढ़ा रहा है। दूरी बढ़ाने से क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी बढ़ जा रही है, सॉरी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो दूरी क्या हो रही है 20 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है, जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है दोस्तों, स्पीड का जो रेशियो है वो 7 से 14 हो रहा है ना। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 रेशियो हो जाएगा। आप कहोगे बढ़ा, कितना बड़ा रेशियो,
1 से 2 होने में 1 रेशियो की वृद्धि हुई और 1 रेशियो दूरी में मतलब है 20 किलोमीटर। तो इसकी पुरानी पुरानी या मूल कीमत, मूल मूल कीमत कह रहे हैं, मूल डिस्टेंस कितनी थी? 1 रेशियो। मूल कीमत थी 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20 किलोमीटर या मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन समझिए। 400 मीटर लंबी रेल एक व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। अगर उसके आगे देखो एक रेल जा रही है, ये मान लिया जाए रेल है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर। ये भाग रही है, इसकी स्पीड नहीं पता है, स्पीड नहीं पता है, लेकिन इसके आगे एक व्यक्ति भी भाग रहा है, इसकी आगे एक व्यक्ति भाग रहा है और इसकी दिशा भी यही है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो और ये अगर इसको पार करेगा तो 30 सेकंड का समय लेता है। तो हमें पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? तो यही लगा दीजिए। 400 मीटर की 30 सेकंड में, और ये स्पीड हो जाएगी। स्पीड देखो भाई, स्पीड क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से गुणा करके इसके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। क्योंकि ये ट्रेन एक चलते हुए आदमी को पार कर रही है, तो यहां पर सापेक्ष चाल लगेगी, और सापेक्ष चाल क्या होगा? s-4, क्योंकि ट्रेन की गति ज्यादा होगी, लड़के की कम होगी, तो s-4 होगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे। 0 से देखो, काटने वाला काटो, 0 से 0 खत्म, 3 से ये 6 खत्म, 18, 5 8 40, तो 8 छंग 48, 48, और ये इधर आके हो जाएगा s कितना हो जाएगा? 48 + 4 52, यानी कि 52। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। तो रेलगाड़ी का ये बेहतरीन लाजवाब सवाल आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? x रुपए पर 3 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज, 4000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। हमने कहा x 1 रुपया है जिसे साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8% से दिया गया। तो अगर देखा जाए 1 वर्ष के लिए 8%, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 24%। ये बराबर हो जाएगा 4000 पर 2 वर्ष के लिए जो 10% की दर से जो CI होगा वो क्या होगा? देखो जरा CI, अगर मैं CI की बात करता हूं तो 4000 पर 10% के लिए 1 0 काटोगे, ये हमारा पहले साल का CI हो जाएगा। क्योंकि ये 2 वर्ष का है तो हमें CI की ट्रिक पता है, 2 1 400, और फिर इस 400 का 10% 40, यानी हो जाएगा ये 840, ये CI हो जाएगा। इस 4000 रुपए पर 2 वर्ष का जो CI है वो कितना हो जाएगा? 840। लेकिन यहां पर जो ब्याज है वो 8 CI का आधा है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो कटने वाला है काट दो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 420। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 24%। 100 उधर गुणा हो जाएगा 42, 420 गुणा 100 बटे 24, काट दो, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 7 42। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा 7, अच्छा कर ही लेते हैं। ये कटेगा 25 बार में, 25 7 175, 25 7 175, यानी कि 1750। 1750 इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है, तो ये रहे हमारे SSC GD के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार 20 सवाल। ऐसे ही आपको मैं 15 टेस्ट करवाने वाला हूं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन, इन 15 क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम आपको करवाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे। 15 टेस्ट में आपको 20, 15 दूना 30, ठीक है ना, 300 सवाल आपको करा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। ठीक है,
तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास को। धन्यवाद।